अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th फेडरल बोर्ड। आज हम लोग क्लास 9th फेडरल बोर्ड यूनिट नंबर 1 केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो कि एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और उनको वन बाय वन जो है अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करेंगे। क्लियर है। इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आपको एमसीक्यूज़ के जो है वो वीडियो बनाकर दिखाई थी। ठीक है, एमसीक्यूज़ जो हैं वो सॉल्व करवाए थे और शॉर्ट लेक्चर दिया था फुल चैप्टर का। आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करते हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ केमिस्ट्री हेल्प्स अ डॉक्टर टू नो अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ मेडिसिन। कैसे जो है केमिस्ट्री हेल्प करती है डॉक्टर्स की ताकि उनको जो है वो केमिकल नेचर की जो है वो मेडिसिन की जो केमिकल नेचर है उनके बारे में डॉक्टर्स जो हैं वो जान पाएँ। तो केमिस्ट्री प्लेज़ अ क्रूशियल रोल इन हेल्पिंग डॉक्टर्स। ठीक है, ये मदद देती है डॉक्टर्स को ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें केमिकल नेचर ऑफ मेडिसिन को। बहुत से इस तरह के वेज़ हैं जो केमिस्ट्री हेल्प करती है डॉक्टर्स को ताकि वो केमिस्ट्री जो मेडिसिन की केमिकल नेचर है उनको स्टडी कर पाएँ। इनकी जो वेज़ हैं इनमें सबसे पहले हमारे पास केमिकल कॉम्पोजिशन आता है। ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन में कैसे होगा कि केमिस्ट्री प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन बताती है कि किस तरह से किन किन चीज़ों से वो कंपोज हुई हुई हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं कितनी वो एडिटिव हैं, कितनी ज़्यादा उनमें ड्रग्स यूज़ की हुई हैं एंड इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट, और जितनी इनमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह प्रेजेंट है तो ये उनकी कंपोजिशन हो जाती है। ठीक है, जो वो डॉक्टर को हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में उनकी केमिकल नेचर के बारे में। दूसरा है हमारे पास स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के SAR इसको भी कहते हैं कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में भी हेल्प करती है कि अंडरस्टैंड करती है रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मेडिसिन के मेडिसिन का जो है वो केमिकली स्ट्रक्चर क्या। अभी तो हम कंपोजिशन की बात करके आए ना फर्स्ट पॉइंट में। अब सेकंड पॉइंट में है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे, वो किस तरह से बनी हुई है, उसके अंदर क्या क्या फार्मास्यूटिकल एक्टिविटीज़ यूज़ हुई हैं। ठीक है, इस SAR की स्टडी से, जिसको हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कहते हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं चेंजेस किसके अंदर, केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है ना, कोई भी ड्रग अगर यूज़ हुई है ठीक है तो उसमें वो चेंज वगैरह बता सकते हैं जो कि इफ़ेक्ट करता है इफेक्टिवनेस वगैरह को, हमारी जो इस लाइफ की सेफ्टी होती है ठीक है उसको जो इफ़ेक्ट करता है। तो ये SAR की स्टडी में बताया जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या हम लोग करते हैं, ये केमिस्ट्री प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू हाउ मेडिसिन्स आर एब्जॉर्ब्ड। फर्स्ट पॉइंट था हमारा क्या था, आप बताएं स्टूडेंट्स कि केमिकल कंपोजिशन क्या है मेडिसिन की। सेकंड था कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी कैसी है, ठीक है, उनको किस स्ट्रक्चर से, उनके अंदर फार्मास्यूटिकल एक्टिविटीज़ क्या हैं। अब थर्ड पॉइंट है हमारा उनको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना साइंटिस्ट को हेल्पफुल हैं तो मेडिसिन्स की केमिकल नेचर को स्टडी करने में। फिर फोर्थ है हमारे पास ड्रग इंटरेक्शन के, वो उन मेडिसिन में क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जो कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो उन मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं ड्रग इंटरेक्शंस। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो, और आप ये बिला झिझक आप इसी पर से याद कर सकते हैं अगर आपके पास आंसर्स नहीं हैं, क्योंकि ये मरियम की बुक है और जो है तमाम स्कूल्स में यही की बुक चलती हैं। क्लियर। अब इन लास्ट है ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, आप पढ़ लीजिएगा, 4 भी करते हैं तो इनफ है, जस्ट इसको रीड दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटीरियल्स। कह रहे हैं वो ऐसे कौन से वेज़ हैं जिनमें जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं वो हेल्प करती हैं अंडरस्टैंड करने में जो नए मटेरियल हैं उनकी डेवलपमेंट को। तो टेक्निकल इनोवेशन जो है ना बेटा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अंडरस्टैंड करने में न्यू मटेरियल की डेवलपमेंट को। ठीक है, उनके भी बहुत से वेज़ होते हैं। ठीक है, तो कि जो है वो न्यू मटेरियल को अच्छे तरीके से उनकी जो है अंडरस्टैंडिंग की जा सके। तो ये 5 to 6 वेज़ लिखे हैं, अब इनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एडवांस कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स। अब सबसे पहले इसमें क्या होगा कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैव लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कैरेक्टराइजेशन। जो हमारी ये जो टेक्निकल इनोवेशंस है ना, इनोवेशंस जो ये चेंजिंग्स वगैरह ला रहे हैं टेक्निक करके, ठीक है, टेक्निक्स से वो क्या करती हैं कि इनसे जो है ना वो डेवलपमेंट होती है एडवांस कैरेक्टराइजेशन की। ठीक है, जैसे कि स्कैनिंग हो गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हो गई, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको कहते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब कि ना ये एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं। ठीक है, जो कि टेक्नोलॉजी से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती जा रही है ये और ज़्यादा इनोवेशंस प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। एक्स-रे डायफ्रैक्शन को देख लें, इनके अपने अपने जो है ना वो प्रोसीजर हैं, आप जस्ट इनके नाम याद रखें, आपको इनकी डिटेल जो है वो अगर इसमें गिवन हुई तो आपको ज़रूर बताऊँगी। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास वाइल। अगर आप इनकी डिटेल जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये सिंपल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये पिंडी बोर्ड की बुक में है क्लास 9th, तो वहाँ से भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 9th पिंडी बोर्ड की। ठीक है, कंप्यूटेशनल मॉडलिंग एंड सिमुलेशंस में क्या होता है कि टेक्नोलॉजिकल एंड एडवांसमेंट में जो ये कंप्यूटेशनल मॉडलिंग है या जो ये स्टिमुलेशंस हैं, ये भी इनेबल करती हैं रिसर्चर्स को, ताकि वो प्रिडिक्ट कर सकें प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर जो नए मटीरियल है उनका। बस इतना सा। फिर हाई थ्रूपुट एक्सपेरिमेंटेशन। हाई थ्रूपुट एक्सपेरिमेंटेशन HTE भी इसको कहते हैं। ये एक लेवरेज ऑटोमेशन पे काम करते हैं। ठीक है, रोबोटिक्स पे एंड पैरेलल प्रोसेसिंग पे। ठीक है ना, टू रैपिडली स्क्रीन द लाइब्रेरीज ऑफ द मटेरियल, ताकि मटेरियल की ना मतलब स्क्रीनिंग की जा सके। जानने के लिए ना ये रोबोटिक्स वगैरह की स्टडी की जाती है, ताकि न्यू मटेरियल को जो है वो डेवलपमेंट की अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड किया जा सके। नेक्स्ट है मटेरियल इंफॉर्मेशन एंड डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, ये आप जस्ट एक बार इनको रीड दे दीजिएगा। बस इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे से तो आप खुद भी लिख सकते हैं कि न्यू मटेरियल को जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं। आपने जस्ट इसको रीड दे देना है और इनके जो नेम्स हैं वो अच्छे तरीके से, क्योंकि वो याद करने वाले हैं। अगर आप याद नहीं करेंगे तो ये समझ तो तभी आएगी ना जब वो याद होगी चीज़। क्लियर है। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन जियो केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोकेमिस्ट्री। ये आप जो है ना उधर से ही कर लें, ब्रांचेस से। आप उनकी ब्रांच है कि डेफिनेशन याद कर लें और एक एक एग्जांपल निकालें, आपका क्वेश्चन वहाँ से ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पर मैंने ये दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे, आप वो जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, with the help of an example correlated the use of science, technology and engineering। तो ये हम लोगों ने याद होगी आपको कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की जो एक सेपरेट सी डेफिनेशंस हमने स्टडी की थी। ठीक है, तो ये उसी में से ही है। ठीक है, इसमें से हमने एग्जांपल को कोरिलेट करना है साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि पहला पॉइंट देखें, साइंस स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, इन्वेस्टिगेट नोवल मटेरियल विद इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। यानी कि साइंस जो है वो स्टडी करती है कि सेमीकंडक्टर क्या कंडक्टर पे, नॉन कंडक्टर्स पे। ठीक है बेटा। अब और इन्वेस्टिगेट करती है डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर, जिस तरह के अभी ऊपर ये क्वेश्चन भी पढ़ रहे थे। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी के बारे में आया कि वो कितना ज़्यादा वर्केबल है, 100% है, आइडियल है या नहीं है। उसकी एफिशिएंसी ये होती है कि वो अपने काम में कितना ज़्यादा जो है ना वो एफिशिएंट है। एंड स्टेबिलिटी फॉर सोलर सेल, और कितनी ज़्यादा जो है उसमें स्टेबिलिटी है। ठीक है, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिस्ट आते हैं जो कि बताते हैं प्रोसेसेस के बारे में, टू फैब्रिकेट हाई एफिशिएंसी के बारे में भी यही बताते हैं। ठीक है, सोलर सेल्स के बारे में। ठीक है, कि कितनी ज़्यादा जो है ना ये टेक्नोलॉजिस्ट ने टेक्नोलॉजीज़ की यानी कि ऊपर जो है मटेरियल का जो है वो अंडरस्टूड करने के लिए। ठीक है ना, जो न्यू मटेरियल्स हैं। फिर इंजीनियर्स लास्ट आता है कि इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं सोलर PV सिस्टम को, लेआउट। तो फिर क्या होता है कि सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, ये सारे जो है ना ये सारे वो जो हैं क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। ये सारी इन्हें डिटेल यहाँ पर दी हुई है। आपने जिस ना इनका एक यूज़ अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है ना, कि कैसे जो है ये एग्जांपल्स को रिलेट कर रही हैं साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के साथ। स्क्रीनशॉट ले रहे हो, उनको याद कर लीजिएगा। विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कह रहे हैं कि एक वेन डायग्राम दे दी हुई होगी आपको। ठीक है, आपने उसके ज़रिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंपेयर करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है कि में कंटेन कार्बन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन होता है और नहीं भी होता, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मस्ट कार्बन हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, सम टाइम कंटेन सोडियम, ऑक्सीजन और कैल्शियम बट विदाउट कार्बन। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कभी होता है कभी नहीं भी करते यूज़। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मस्ट कार्बन एटम यूज़ करते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें इसमें आ ही जाती हैं। लेकिन इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, इधर मिड में लिखी हुई है, आपको नज़र आ रहा होगा, बोथ कंटेन्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इन दोनों में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है उनके यूजेस क्या हैं। शॉर्ट आंसर हमारा लास्ट है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के यूजेस बेटा हम लोगों के हैं, मोस्ट जो है ना प्रोमिनेंट एप्लीकेशन है ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, तो पहला इसका हमारे पास है न्यूक्लियर पावर जनरेशन। ठीक है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन के बाद मेडिकल इमेजिंग एंड ट्रीटमेंट आ जाता है, रेडिएशन थेरापी आ जाती है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री यूज़ होती है रेडिएशन थेरापी में, ताकि कैंसर को ट्रीट किया जा सके। और कैंसरस बेसिकली जो आपके सेल्स डेवलप हुए होते हैं ना कैंसर के, ठीक है, तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके इस थेरापी के ज़रिए। ठीक है ना, आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं वो जब आपको देते हैं, ठीक है, उन रेडिएशंस को
तो जब बॉडी के ऊपर वो करती हैं तो वो इस वजह से जो होता है फिर उनके जो कैंसरस सेल्स होते हैं बॉडी में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इस तरह से फिर कैंसर ट्रीट हो जाता है। ठीक है, तो आपने जैसे एक 2 to 3 जो है डेफिनेशंस करनी है, आप मस्ट साथ साथ ये करते जाएँ। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएँ। डिफाइन केमिस्ट्री एंड इंटरेक्शन विद अदर मैटर्स एंड एनर्जी, मतलब मैटर और एनर्जी के साथ केमिस्ट्री का कैसा रोल है, ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था अपने शॉर्ट लेक्चर में कि जब हम पहली डेफिनेशन पे थे केमिस्ट्री के, वहाँ से भी आप कर लें, कुछ यहाँ से भी उठा लें। ठीक है, तो केमिस्ट्री एंड इंटरेक्शन विद मैटर एंड एनर्जी इज इनसाइड मैटर एंड द नेचुरल वर्ल्ड, साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिकल थिंकिंग, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोलिंग रिएक्शंस, कंस्ट्रक्शन न्यू मटेरियल, एनर्जी प्रोडक्शन एंड स्टोरेज, हेल्थ एंड मेडिसिन, एनवायरमेंटल इफेक्ट, एग्रीकल्चर। नेम्स याद करके बीच में से एक एक दो दो पॉइंट्स आप लिख लेना, तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन अवर डेली लाइफ। एप्लीकेशन में भी आपने जस्ट क्या करना है ना कि क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, ठीक है, शॉर्ट लेक्चर में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि पहला है हमारे पास मटेरियल साइंस के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कंट्रीब्यूट करती है सिग्निफिकेंटली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हमने एलिमेंट्स के बारे में स्टडी की थी, वो क्या करती है कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है बेटा, एप्लीकेशंस है केमिस्ट्री में। जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स में हेल्प करती है। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स यूज़ होते हैं तो वो बैटरीज वगैरह में यूज़ हो जाते हैं ना। ठीक है, मटेरियल्स में, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट्स में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ठीक है, तो कैटालिसिस आगे है हमारे पास। ठीक है, कैटालिसिस क्या होती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड सर्व एज द कैटालिसिस इन न्यूमरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही जो है वो कैटालिसिस के तौर पर यूज़ होते हैं। ठीक है, उनको कैटालिसिस कहते हैं। कैटालिसिस प्लेज अ वाइटल रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल, जो हमें फ्यूल मिलता है, प्रोड्यूस्ड होता है, ये कैटालिसिस से ही होता है। ठीक है, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल एज वेल एज द environmental processes like water purification, inorganic catalysts such as transition metal complexes are crucial for enhancing reaction rates। आपने जस्ट इसका रोल लिख लेना है और एक स्टार्ट से इसका 1 पॉइंट लिख लेना है। ठीक है, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर्व एज अ कैटलिस्ट, ये वाला लिख लेनी है एक आपने, इसका पूरा फुल स्टॉप तक। फिर इसका रोल क्या है, कैटालिसिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल से लेकर जहाँ तक आपसे हो सके ईजिली आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये बेटा एक लॉन्ग आपका यहाँ से हो गया। राइट हेल्प और एग्जांपल्स हाईलाइट द रिलेशन बिटवीन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ये आप ऊपर से ही कर लो, जो शॉर्ट लेक्चर दिया था बस वही कर लो, ये आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? फिर है हमारे पास इवेल्युएट द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन इन्वायरमेंटल साइंस। केमिस्ट्री का क्या रोल है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस में, मैंने आपको बताया टॉक्सिसिटी वगैरह होती है, अगर उसके बारे में स्टडी करनी हो, इन्वायरमेंटल में पोल्यूशन है उसके बारे में स्टडी करनी हो, तो इन्वायरमेंटल साइंस उसको कहलाती है कि वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होती है। ठीक है, तो आप उसकी डेफिनेशन कर लें, ये 2-3 जो है इनके पॉइंट्स कर लें, तो आपका ये भी टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डज जियो केमिस्ट्री हेल्प अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम सच एज पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये हम लोग बेटा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से जो है कर सकते हैं। ठीक है ना, जियो में यानी कि अर्थ में इनको स्टडी करने के लिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का रोल है ना, क्योंकि पोल्यूशन होगा ऑब्वियसली, कॉन्टामिनेंट्स होंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होंगी, क्लाइमेट में चेंजिंग्स होंगी, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की स्टडी से जो है ये पॉसिबल हो जाएगा। सही हो गया बेटा। नेक्स्ट है हाउ इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाइड इन मेडिसिन्स, बायोकेमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल। आपने इनकी जो डेफिनेशंस लिख देनी है बस, ये जो ऊपर ब्रांचेज हैं। ठीक है, साथ साथ याद करते रहें, आपका फ़ायदा है। तो बेटा यहाँ तक हमारा जो है पहला पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।